यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 के 20 क्वेश्चन को डिस्कस। इसका पीडीएफ हमने जो है वो डाल दिया था टेलीग्राम पे, आई होप आप उसको कर लिया होगा। तो अब आप उसको मैच कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठे हैं। ओके जी सर, चलो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आ रहा था वो था जी हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन से, और ये बोलता है दी फॉलोइंग टेबल। नीचे आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसमें प्रेजेंट किया हुआ है डेटा ऑन द नंबर ऑफ व्हीकल। किसके ऊपर है? डेटा ऑन द नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ 3 डिफरेंट कंपनी। 3 अलग अलग तरह की कंपनी है, उन्होंने कुछ व्हीकल्स जो है वो प्रोड्यूस करे हैं। ठीक है, 7 सालों का डेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 2012 से लेके 2018 तक का। बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल, जो टेबल में आपको डेटा दिया हुआ है उसके बेस पर आंसर द क्वेश्चन 1 to 5। चलो शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है ईयर 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो टोटल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंपनी है, 7 साल हो गए। और कंपनी जो है वो कौन सी? ए, बी और सी। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है कि डिफरेंट टाइप ए, बी, सी व्हीकल जो है वो प्रोड्यूस करे गए हैं। ठीक है, एक बार रुकना। फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स प्रोड्यूस बाय ए कंपनी। हाँ, एक कंपनी है उसने 3 व्हीकल जो है प्रोड्यूस करे हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अब ये 7 साल के अंदर ए टाइप के, बी टाइप के, सी टाइप के ये व्हीकल्स को प्रोड्यूस किया गया। अब अपने को जो है इसके बेस पर 5 क्वेश्चन को सोल्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आ रहा है ये, इन हाउ मेनी ईयर, कितने सालों में वाज द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है किसका? ए टाइप के व्हीकल का इज लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ओवर द गिवन ईयर। जितने भी सालों का प्रोडक्शन है ए टाइप के व्हीकल का, उनका पहले एवरेज निकाल लो और फिर आपको बताना है जो एवरेज प्रोडक्शन आया है, और फिर हर सालों का प्रोडक्शन को एवरेज से क्या करना? कंपेयर करना और देखना कि कितने साल का जो है वो कितने सालों में जो प्रोडक्शन है वो एवरेज से क्या हुआ है? कम हुआ है। तो मैंने क्या किया, इनको टोटल ऐड किया ए वाले। तो ए वाले थे 1,15,500, 1,15,500 डिवाइड में 7 करूंगा तो 16,500 मेरा एवरेज प्रोडक्शन आ गया टाइप ए व्हीकल का। ओके, ए टाइप के व्हीकल का एवरेज प्रोडक्शन कितना? 16,500। ओके, अब आपको ये देखना है कि 7 सालों में कितने साल ऐसे हैं जहां पे प्रोडक्शन इनका जो है वो 16,500 से कम रहा। तो मैंने यहाँ पे जाके नोट किया 2012 का, 13 का, 14 का और 2017 का। कितने हो गए? 4 साल। 12, 13, 14, 17, 4 साल जो है वो ऐसे थे जिसके अंदर टाइप ए व्हीकल जो है उनका जो प्रोडक्शन है वो एवरेज से भी क्या रहा? कम रहा। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 4 ईयर। आगे, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ बी टाइप व्हीकल। अब ये बोलता है व्हाट वाज द एवरेज नंबर, बताओ बी टाइप के व्हीकल का प्रोड्यूस बाय द कंपनी ओवर द ईयर। मतलब बी टाइप के जो व्हीकल्स हैं उनका एवरेज नंबर कितना है? तो कुछ नहीं, जो बी टाइप के व्हीकल है इन सब का टोटल मार लो। ये बी टाइप के व्हीकल थे, इनको मैंने टोटल किया। टोटल आएगा कितना? 1,40,000। 1,40,000 डिवाइड में 7 कर दो तो आंसर आएगा कितना? 20। बोले तो ए। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, किस साल के अंदर द टोटल प्रोडक्शन जो है ऑल द 3 टाइप ऑफ व्हीकल वो कितना रहा? 60,000। तो बस वो टोटलिंग करना था। ठीक है, तो 2013 का, 14 का, 15 का, 16 चारों का जो है वो चारों साल का जो है वो टोटल करो ए, बी, सी तीनों तरह के व्हीकल का। तो 2016 का जो है वो निकल के आया कितना? 60,000। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट बोलता है नंबर ऑफ ए टाइप व्हीकल प्रोड्यूस इन 2014 के अंदर जो ए टाइप के जो व्हीकल बने थे वाज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ सी टाइप प्रोड्यूस इन 2016। बताओ वो टाइप सी व्हीकल के जो है वो कितने परसेंट है? तो ऊपर क्या आएगा? ए के, जो 2014 के अंदर ए वाले कितने थे? 10,000। 2016 में सी वाले कितने थे? 15। तो कैसे निकालेंगे? 10,000 अपॉन 15,000 इंटू में 100। तो ये कैसे आएगा? 66.67%। तो इसका आंसर जो है 4th का वो है क्या? बी। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन में ये पूछा गया नंबर ऑफ ए टाइप व्हीकल जो प्रोड्यूस किए 2014 में। 2014 के अंदर ए टाइप के जो व्हीकल प्रोड्यूस किए गए थे वो कितने परसेंट है? किसके परसेंट है? सी टाइप के व्हीकल के जो 2016 के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं। तो आपको क्या करना है? बेस में क्या चलेगा? सी टाइप का व्हीकल, ऊपर क्या आएगा? ए टाइप का व्हीकल। तो जिसको कंपेयर करना होता है वो ऊपर आएगा, टू हुम वी कंपेयर वो नीचे आता है। ओके, डिनोमिनेटर के अंदर। तो मैंने वही किया, आंसर आ गया 66.67। आगे बढ़िएगा। What has been the percentage increase of B टाइप व्हीकल। आपको ये बताना है परसेंटेज इंक्रीज ऑफ बी टाइप के व्हीकल का इन ईयर 2017 के अंदर ओवर 2016। तो 2016 के अंदर जो इनका परसेंटेज था उसके बेस पर बताना है। देखो 2016 के अंदर परसेंटेज था कि 2016 में टोटल थे ये 20,000। ओके, 2017 के अंदर हो गए कितने? 25,000 टाइप बी। ये देख लो, ये देखो, अगर टाइप बी की हम बात करते हैं 2016 में कितने? 20 और 17 के अंदर होगी कितने? 25। कितने बड़े? 5,000 बड़े। कितने बड़े? 5,000। तो वही तो हमने किया, 5,000 बड़े और किस पे बड़े? 20 पे। तो इंटू में 100। तो आप इसको कंप्यूट करोगे तो आंसर आएगा कितना? 25%। ओके, बोलो
जी सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते चूज द पर्सन, चूज करो उस पर्सन को, इनमें ये आपको चारों आपको पर्सन दे रखे हैं, इन पर्सन में से उस पर्सन को सिलेक्ट करो हु कंट्रोल, जो कंट्रोल करेगा किसके ऊपर, जिसका कंट्रोल होता है खुद पे, मोड ऑफ कम्युनिकेशन पे, एंड द मेथड ऑफ डिलीवरी इन द क्लासरूम। तो कौन है ऐसा पर्सन जिसका कंट्रोल होता है किसके ऊपर, खुद के ऊपर भी, मोड ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर भी, और साथ में मेथड डिलीवरी। तो मेथड डिलीवरी इन द क्लासरूम कौन करता है, टीचर करता है। तो आंसर जो आएगा इसका वो आएगा 6 का क्या, बी। चलो जी आगे 7th गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो आपको यहां पे जो है वो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक है आपका असर्शन और एक है आपका रीजनिंग। सबसे पहले असर्शन बोलता है स्किल डेवलपमेंट इज ए की फीचर इन एवरी इंडिविजुअल लाइफ। स्किल डेवलपमेंट जो है वो की फीचर है हर इंडिविजुअल की लाइफ में। बिल्कुल सही बात है। स्किल डेवलपमेंट जो है वो हर एक पर्सन जो है वो ये चाहता है कि उसके स्किल में जो है वो क्या हो, डेवलपमेंट हो, ताकि वो जीवन को अच्छे तरीके से क्या कर पाए, जी पाए। तो असर्शन एकदम सही है। रीजनिंग बोलते हैं एन इंडिविजुअल हु वांट टू गेट एम्प्लॉय, एक इंडिविजुअल जो नौकरी पाना चाहता है, नीड टू पोजेस गुड एजुकेशन ओनली। उसके बाद सिर्फ अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। क्या सिर्फ अच्छी एजुकेशन के बेस पे ही आपको नौकरी मिल जाएगी, बोलो? नहीं सर, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। हाँ जी, आपको प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए, लैंग्वेज भी आनी चाहिए, एप्टीट्यूड्स भी आनी चाहिए। हाँ जी सर, तो ये जो है वो क्या हो गया, गलत। अगर ओनली ना होता फिर ये भी सही होता, लेकिन ओनली आ गया तो इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ असर्शन जो है वो क्या है, सही है, जबकि रीजनिंग क्या है, रॉन्ग है। बोले तो सी, ए इज ट्रू बट और आर इज फॉल्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द आउटकम ऑफ द ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। बोलता है इनमें से कौन सा आउटकम नहीं है, किसका, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च का। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च जो है वो अगर हम उसकी बात करते हैं तो इसके अंदर रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात नहीं आती। मतलब इसमें जो है इसका आंसर तो वैसे बता दो पहले तो नैरेटिव, ये इसका आंसर है। अब थोड़ा सा मैंने ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च के बारे में लिखा। ग्राउंडेड थ्योरी एक सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी है इन द सोशल साइंस इन्वॉल्विंग कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी थ्रू मेथोडोलॉजिकल गैदरिंग ऑफ एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। जब डेटा को हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको एनालाइज करके जो है थ्योरी मेकिंग का काम करते हैं। ये इंडक्टिव रीजन की तरह जो है वो होती है, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, ग्राउंडेड थ्योरी। तो नैरेटिव जो है वो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि नैरेटिव के अंदर एक पर्सन जो है वो अपने रियल लाइफ का जो है वो क्या करता है, अपने किस्से जो है वो बताता है, और उसके बेस पर जो है हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, नैरेटिव्स। आगे गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट है, एक है असर्शन एक है रीजनिंग। सबसे पहले असर्शन जो है वो ये बोलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हायर एजुकेशन स्टैट्यूटरी बॉडी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो एस्टेब्लिश करी है, किनका एस्टेब्लिश किया, हायर एजुकेशन स्टैट्यूटरी बॉडीज को, हायर एजुकेशन की स्टैट्यूटरी बॉडी। कुछ लीगल बॉडीज बनाई है, जैसे गवर्नमेंट ने जो है यूनिवर्सिटीज के ऊपर यूजीसी को बना रखा है, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर कौन बना रखा है, एआईसीटी बना रखा है। क्यों बना रखा है, ताकि टू एंश्योर की जा सके क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है, इसका असर्शन जो है वो एकदम क्या है, करेक्ट है। रीजनिंग के अंदर जो है वो ये बोलते हैं देयर आर सम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कुछ ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर दैट डू नॉट प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन। ये भी बिल्कुल सही बात है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी है जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो रीजनिंग भी क्या है, करेक्ट है। और इन्हीं के लिए ही ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करे उनके लिए ही बनी हुई है कौन सी, कुछ एजुकेशन स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं, और जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्रेशन है किसका, असर्शन का। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ए। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग का आया, उमंग, भीम, ईबिस और स्वयं, इसके बारे में बताया। तो उमंग जो है वो तो क्या है, जो आपकी ये गवर्नमेंट ने जो है एक सिस्टम बनाया है, ये यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है, किसके लिए, फॉर न्यू एज गवर्नेंस के लिए। तो उमंग का तो हो गया 4, सिंगल पॉइंट असेस टू ऑल द गवर्नमेंट सर्विस, जहां पे आप एक ही जगह पे जो है वो सारे के सारे गवर्नमेंट सर्विसेज को असेस कर सकते हो, वो उमंग हो गया। भीम जो है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, आप लोगों को मालूम है। ईबिस जो है वो गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज के लिए जो है उसको यूज किया गया, ठीक है। ईबिस क्या है, इसका मेन जो फोकस है इज टू इंप्रूव द बिजनेस एनवायरनमेंट इन द कंट्री by reducing the unnecessary delay in regulatory process required to start and run the business। और जो स्वयं है वो आपको पता, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड। तो इसका आंसर जो बनेगा 10th का, दैट इज द सी। ए का 4 है, बी का 3, सी का 1 और डी का आपका 2। आगे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ये आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से जो है वो आपको करेक्ट को जो है वो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले बोलता है सैम्पलिंग रिलेटेड एरर, जो सैम्पलिंग से रिलेटेड जो एरर है इज सबस्यूम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन सैम्पलिंग। बिल्कुल सही बात है, सैम्पलिंग वाले एरर को जो है वो मर्ज किया जाता है किसके अंदर, नॉन सैम्पलिंग में, तब जाके आपको जो है वो टोटल एरर जो है पता चलती है आपके। तो ये एकदम सही है। दूसरा, सैम्पलिंग एरर डज नॉट अकर इन मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्या ऐसा होता है, नहीं सर, ये यहां पे भी अकर होते हैं, तो दे डू अकर इन एवरी काइंड ऑफ सैम्पलिंग, ये गलत हो गया। फिर इनएक्यूरेट सैम्पलिंग फ्रेम एंड नॉन रिस्पॉन्स आर एग्जांपल ऑफ सैम्पलिंग रिलेटेड एरर। बिल्कुल सही बात है, यही तो होते हैं। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द हेटेरोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड द सैम्पलिंग एरर। इनवर्स रिलेशन है, नो सर,
ये भी होमोजीनियस होते हैं वो, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये दोनों क्या है, सही है। बोलो तो 11th का ए। आगे, हाउ मेनी नेशनल पार्क जो है, अब 2021 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2021 के अंदर जो है वो कितने नेशनल पार्क है, तो टिल नाउ 2021 तक जो है 52 आपके नेशनल पार्क है और 566 जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ पे, इंडिया के अंदर, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट, इनमें से कौन सा जो वो कंपोनेंट नहीं है किसका, इफेक्टिव टीचिंग का, इनमें से कौन सा इफेक्टिव टीचिंग का कंपोनेंट नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चनिंग टू चेक फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, ये इफेक्टिव टीचिंग कंपोनेंट है क्योंकि अपने को वहां से पता चलता है कि बच्चों को चीज समझ में आ रही है, ये तो है। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद फीडबैक, फीडबैक देना ये भी है। बीइंग फ्लेक्सिबल अबाउट हाउ लॉन्ग इट टेक टू लर्न, फ्लेक्सिबल होना उसके लिए, किसी बच्चे को जल्दी समझ आता है, किसी को लेट समझता है, ये भी है। रिएक्टिव मोड ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर, क्या ये है, नहीं सर, रिएक्शन जो है वो आता है बेसिकली कहां पे, एक्सट्रीम सिचुएशन में। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या, डी। डी जो है वो कंपोनेंट नहीं है किसका, इफेक्टिव टीचिंग का। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर, में से कौन सा फैक्टर है डज नॉट कंट्रीब्यूट टू असेसमेंट बायस, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर जो असेसमेंट बायसनेस जो है को कंट्रीब्यूट नहीं करता, डज नॉट कंट्रीब्यूट। ओके, तो ये आपको इसमें से बताना है। पहला, व्हेन लैंग्वेज ऑफ द टेस्ट एंड द टेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ तो आपका बायसनेस हो जाएगा, क्योंकि क्या है, जब लैंग्वेज जो है टेस्ट की, ठीक है, वो क्या हो जाए, एंड द टेस्टर, टेस्ट और टेस्टर जो है वो क्या हो, अलग अलग हो। तो दूसरा, आंसर डेट सपोर्ट मिडिल क्लास वैल्यू, अगर आप ऐसे आंसर दे रहे हैं जो ओनली मिडिल क्लास वैल्यू को सपोर्ट करे तो वहां पे भी बायसनेस है, ये भी गलत हो गया। इट्स असेसमेंट प्रोसीजर आर फ्लेक्सिबल, उसका असेसमेंट प्रोसीजर फ्लेक्सिबल है एंड डाइवर्स है टू मेक डिसएडवांटेज स्टूडेंट कंफर्टेबल, ये एकदम सही है। जो डिसएडवांटेज स्टूडेंट है उनको भी कंफर्टेबल करवा रहे हैं, मतलब एक वीकर सेक्शन तो सोसाइटी है उनको भी हम कंफर्टेबल करवा रहे हैं, उनको भी हम इंक्लूड करवा रहे हैं, तो वो इसका पार्ट बनेगा। तो ये जो है वो फैक्टर है जो असेसमेंट बायसनेस को जो है कंट्रीब्यूट नहीं करता। और लास्ट में जो बोलता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर असेसिंग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ऑफ द स्टूडेंट, ये भी गलत है। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा इसका, सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आया, बोलता है चूज टू फैक्टर दैट डू नॉट अफेक्ट द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट एडवर्सली, इनमें से दो फैक्टर को सिलेक्ट करो जो अफेक्ट नहीं करते, दैट डू नॉट अफेक्ट, जो अफेक्ट नहीं करते किसको, एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट एडवर्सली, जो स्टूडेंट के जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट नहीं करते, तो वो उनको आपको जो है वो क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहला, लो सेल्फ एफिकेसी, ये तो अफेक्ट करता है, हाँ जी करता है। अगर सेल्फ एफिकेसी नहीं है स्टूडेंट के अंदर तो अफेक्ट करेगा। दूसरा, बिलीफ इन गॉड, इसका कोई लेना देना है क्या ये स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस उसको अफेक्ट करता है, नो सर। इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के बारे में अगर आपका क्या एटीट्यूड है स्टूडेंट्स का, क्या वो अफेक्ट करता है, नो सर। टीचर लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, ये चीज तो उसको अफेक्ट करेगी, क्योंकि जब उसको ये पता लगेगा कि टीचर मेरे से कुछ खास उम्मीद ही नहीं कर रहा तो उसका जो है उसकी लर्निंग और टीचिंग के ऊपर जो है इंपैक्ट पड़ेगा। तो आंसर जो है वो क्या है, आपको ऐसे होता है जो अफेक्ट नहीं करते, तो सेकंड और थर्ड जो है वो अफेक्ट नहीं करते, बोले तो बी। आगे बोलता है बाय सेलिंग 70 पेंसिल फॉर 90 रुपए के अंदर आपने 70 पेंसिल को बेचा, तो ये तो आपका हो गया जी नंबर और ये हो गया जी आपके रुपीस, ठीक है। और उस टाइम पे पर्सन ने जो है वो 25% जो है वो क्या कमाया, लॉस उठाया। मतलब 90 रुपए के अंदर जब उसने 70 पेंसिल को सेल किया तो 25% क्या उठाया, लॉस उठाया, ठीक है जी। अब ये बोलता है हाउ मेनी पेंसिल शुड बी सोल्ड, कितनी पेंसिल बेचे 234 रुपए में टू गेन द प्रॉफिट ऑफ 30%। तो देखो पहली सिचुएशन के हिसाब से आप पहले सेलिंग प्राइस देखो कितने है, आपका सेलिंग प्राइस 90 रुपए है, हाँ जी, लेकिन इस सेलिंग प्राइस के ऊपर 25% का लॉस है, हाँ जी, तो ये 90 रुपए जो है कितने परसेंट की वैल्यू है, अगर इसको 25% नुकसान बेचा तो नेचुरल बात है ये 75% का वैल्यू है, हाँ जी, तो कॉस्ट निकाल लो पहले, तो 90 जो है 75% का वैल्यू है, तो कॉस्ट आ गई मेरी कितनी 120 वाली मैंने 90 में बेची थी, ठीक है जी सर। अब ये बोलता है बताओ कितनी पेंसिल बेचे 234 रुपए में, ताकि अपने को 30% का जो है वो क्या मिले, गेन मिले। अब यहाँ पे आपका सेल प्राइस है वो कितना है 234 और प्रॉफिट कितना है, ये 30% आप कमाना चाह रहे हो, तो इसका मतलब ये है ये जो 234 है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, इसमें कॉस्ट तो है और प्लस में आपका प्रॉफिट मार्जिन भी है, मतलब इसमें कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है, तो मतलब ये 234 जो है वो 130% की वैल्यू है, हाँ जी। तो कैसे करोगे 234 डिवाइड में 130 इंटू में 100 तो 180, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ये आपका मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कितनी पेंसिल आप बेचना चाह रहे हो तो कॉस्ट आएगी कितनी 180। अब ये देखो 120 पेंसिल जो है 120 रुपए में कितनी पेंसिल थी 70 पेंसिल, एक पेंसिल 70/120 और 180 पेंसिल 180 रुपए में कितनी पेंसिल आएगी 105, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 105। मतलब ये टोटल कॉस्ट आ गई आपकी, ये आपकी क्या है को। अब ये देखो इस कॉस्ट में कितने पेंसिल आएंगी, तो मैंने ये देखा था कि 70 पेंसिल का 120 रुपया है, तो एक पेंसिल का 70/120 और 180 पेंसिल का 70/120 इंटू में 180 अगर करूंगा तो ये आ जाएगा जी मेरा। चलो
अब बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सोइल पार्टिकल अरेंज इन टर्म्स ऑफ द पार्टिकल साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। छोटे से बड़े पे जाना है, तो छोटे से बड़े पे अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले होते हैं क्ले, बिल्कुल सबसे छोटा पार्टिकल क्ले, क्ले के बाद में होगा सिल्ट, फिर आएगा सैंड और फिर लास्ट में क्या आएगा ग्रेवल। तो आंसर जो आएगा 17 का वो क्या आएगा सी। थोड़ा इसको क्रैमिंग करना पड़ेगा। 18 क्वेश्चन ये बोलता है गिवन बिलो इज द क्वेश्चन फॉलो बाय 3 स्टेटमेंट। आपको क्वेश्चन देगा, उसके 3 स्टेटमेंट है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है आपके इस क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट है। क्वेश्चन ये है व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट, आपका क्या परसेंटेज प्रॉफिट होगा गेन बाय वेंडर व्हेन ही सेल एन आर्टिकल। अगर एक वेंडर जो है अपने कोई आर्टिकल को सेल करता है तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी नीचे 3 स्टेटमेंट, इन 3 स्टेटमेंट में से आपको ऐसे स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है जो इस क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, मतलब जो इस क्वेश्चन का जो है वो क्या बनेगा बेस बनेगा। ओके, अब इसके अंदर आपको ये बता, देखो सबसे पहला पॉइंट आता है ही गिव 10% डिस्काउंट टू द मार्क प्राइस। बिल्कुल सही बात है, ये तो आना चाहिए क्योंकि आपको ये बताना है व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बताना है तो प्रॉफिट तो इसी तरीके से निकलेगा जब आपको पहले पता हो कि आपने कितना डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे, एमआरपी पे। He would have earned 25% profit if he did not give any discount। और लास्ट है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना है 8000। तो इन तीनों में से आपको जो है वो बताना है कि कौन से स्टेटमेंट को हम लोग जो है वो क्या करें इंक्लूड करें कि अपनी ये जो क्वेश्चन है इसका जो है वो क्या मिल जाए इसका जस्टिफिकेशन। तो इसके अंदर ये देखो, ये क्या क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट गेन बाय द वेंडर व्हेन ही सेल एन आर्टिकल। जब वो आर्टिकल को सेल करेगा तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट उसने कमाया। तो ये किसके बेस पर पता चलेगा, ये पता चलेगा कि उसने जो है वो एमआरपी के ऊपर कितना डिस्काउंट दिया। ठीक है, और उसके डिस्काउंट देने के बाद भी उसने स्टिल कितना प्रॉफिट कमाया। तो फर्स्ट और सेकंड जो आपकी स्टेटमेंट है ये दोनों जो है वो क्या है इस ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट है। तो आंसर जो आएगा फर्स्ट और सेकंड बोले तो ए। 18th का आंसर जो है वो है ए। 19th देवदत्ता इज फैट। देवदत्ता जो है वो फैट है एंड ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, और वो दिन में नहीं खाता। देयरफॉर देवदत्ता इज ईटिंग ड्यूरिंग द नाइट, इसलिए वो रात को खाता होगा। अब ये बोलता है कि देवदत्ता जो है वो मोटा है एंड ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, लेकिन वो दिन के अंदर कुछ भी नहीं खाता। तो इसका मतलब ये है वो कब खाता होगा रात को। तो ये जो एग्जाम्पल है क्लासिकल इंडियन लॉजिक का, ये किसका है, ये है आपके इंप्लीकेशन का एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं अर्थपति। एंड लास्ट क्वेश्चन इन सोशल साइंस ए सेंट्रल इशू इज द, सोशल साइंस के अंदर जो हमारा सेंट्रल इशू है वो है इज द क्वेश्चन ऑफ वेदर द सोशल वर्ल्ड कैन बी स्टडी यूजिंग द मेथड ऑफ नेचुरल साइंस। क्या सोशल वर्ल्ड जो है उसको स्टडी किया जा सकता है नेचुरल साइंस को यूज करके। तो इट रेफर टू द इशू ऑफ, तो ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है किसका एपिस्टेमोलॉजी का। किसका पार्ट है एपिस्टेमोलॉजी, जहां पे स्टडी करते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ द नॉलेज एंड जस्टिफाइड बिलीफ। तो 20th का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा सी। ओंटोलॉजी होता है ये मेटाफिजिक्स की बात करता है, ये ब्रांच है फिलोसफी का। एक्सियोलॉजी जो है वो वैल्यूज की बात करेगा एंड एटिमोलॉजी जो है वो बात करेगा स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स एंड द वे इन विच देयर मीनिंग हैव चेंज थ्रू आउट हिस्ट्री। तो इसका आंसर जो बनेगा 20th का वो क्या है आपका सी। ओके जी सर, चलो ये आप कर लीजिएगा। ओके, और इसका पीडीएफ मैं सोल्व पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको टैली भी कर लेना। ठीक है जी, चलो ये करो, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।